कुछ लोग करोड़ों में एक होते हैं, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन। Space, time and gravity. Einstein began to play with उनके दिमाग का MRI आज भी स्टडी किया जाता है। निकोला टेस्ला, that Tesla was talking about in the 1920s. वो पूरी किताबें जहन में महफूज रखते थे और बगैर किसी नोट्स के नई मशीन्स डिजाइन करते थे। लियोनार्डो डा विंची, Da Vinci is one of a long line of artists. वो साइंस, आर्ट, मेडिकल, इंजीनियरिंग हर मैदान का माहिर था। जदीद साइंस मानती है कि उनके पास स्पेशल पावर्स थी, जिसे फोटोग्राफिक मेमोरी कहा जाता है। ये ऐसी मेमोरी है जो किसी चीज को एक बार अपनी नजरों से गुजार ले तो उम्र भर उसे याद रखती है, और इस मेमोरी के बेताज बादशाह अबू सीना थे। is Ibn Sina. One man revolutionized the way we fight diseases. Ibn Sina. ये कहानी तकरीबन 1000 साल पहले की है, जब बीमारी को एक मुसीबत समझा जाता था और इलाज के नाम पर सिर्फ दुआ, झाड़ फूंक, जड़ी बूटियां या देसी टोटके हुआ करते थे। मिस्र के फिरौनों के जमाने में अगर किसी को बुखार होता तो उसे शैतानी असर करार दिया जाता और तावीज, गंडे या देवी देवताओं के सामने कुर्बानी दी जाती। रोम और यूनान में अगरचे हिकमत के कुछ आसार थे, जैसे हिपोक्राटेस या गैलन ने कुछ उसूल बयान किए, मगर उनकी मेडिसिन भी अंदाजों पर मबनी थी। हिपोक्राटेस ने 4 अखलात का नजरिया दिया कि जिस्म में खून, बलगम, सफरा और सौदा की मिकदार का तवाजुन खराब हो जाए तो इंसान बीमार होता है। बादशाहों के दरबार में भी फिजिशियंस की अहमियत हुआ करती थी। हिंदुस्तान में आयुर्वेदा के कुछ उसूल थे, लेकिन उनमें भी दम दरूद और रूहानी असरात को बीमारी की जड़ समझा जाता था। चीनी मेडिसिन ने अगरचे कुछ जड़ी बूटियों को मुनज़्ज़म किया, मगर वहाँ भी साइंस की जगह रूहानियत और तवहम परस्ती ज्यादा गालिब थी। ईरान और सेंट्रल एशिया में ज़ोरोआस्ट्रियन अकायद के मुताबिक बीमारी को शैतानी ताकतों का नतीजा माना जाता था और उनका इलाज दुआओं और आग के जरिए करने की कोशिश की जाती थी। बाज बादशाह ऐसे भी थे जिनकी जान ना तजुर्बाकार फिजिशियंस के हाथों चली गई। रोमी बादशाह क्लॉडियस की मौत गलत नुस्खे की वजह से हुई। अब्बासी खलीफा अल मुतजिद को एक जाली हकीम ने ऐसा सुफूफ खिलाया जिससे उसका जिगर फेल हो गया। मिस्र में फातिमी खुलफा में से एक को नाम निहाद फिजिशियन ने मादा के दर्द में जहर देकर मार डाला। जब मेडिकल साइंस सिर्फ तजुर्बों, क़ियास आराइयों और रवायात पर मबनी था, दवा की मिक़दार, बीमारी की तशख़ीस और उसके इलाज की कोई साइंटिफिक बुनियाद नहीं थी। यही वो वक्त था 10वीं सदी ईसवी, यानी आज से तकरीबन 1000 साल पहले, जिसमें एक ऐसे बच्चे ने आंख खोली जो न सिर्फ एक आलिम, फलसफी, माहिर एस्ट्रोनॉमी, बल्कि मेडिकल साइंस में ऐसी इनकलाबी सोच लाया जिसने सदियों पुराना तरीकाए इलाज बदल कर रख दिया। इस अजीम शख्सियत का नाम था इब्न सीना। इब्न सीना का असल नाम हुसैन बिन अब्दुल्ला बिन हसन था, जिनकी जिंदगी में बेइंतहा उतार चढ़ाव थे। वो आज से तकरीबन 1045 साल पहले में बुखारा के करीब वाक़े एक गांव अफशाना में पैदा हुए। उनके वालिद अब्दुल्ला एक तालीम याफ्ता इंसान थे जो सल्तनत में एक सरकारी अफसर के तौर पर काम करते थे। उनका ताल्लुक बल्ख से था और वो बाद में बुखारा मुंतकिल हो गए थे। उनकी माँ का नाम सितारा था, जो मकामी फारसी खातून थी। इब्न सीना का खानदान एक इल्मी और रूहानी माहौल रखता था। इब्न सीना के वालिद ने उन्हें छोटी उम्र से ही तालीम देना शुरू कर दी और वो 10 बरस की उम्र में हाफिज़े कुरान बन गए। उसके बाद उन्होंने अदब, फिक्र, लॉजिक, मैथमेटिक्स और फिलॉसफी जैसे मज़ामीन पढ़ना शुरू किए। उनके वालिद ने उनके लिए उस दौर के बेहतरीन असातिज़ा मुकर्रर किए। उनका एक उस्ताद अबू अब्दुल्ला नाथिली था, जो मंतिक और फलसफे का माहिर था। इब्न सीना ने जल्द ही अपने उस्ताद से भी ज्यादा गहराई से इल्म हासिल कर लिया, यहाँ तक कि उस्ताद ने खुद इकरार किया कि ये लड़का गैर मामूली है। इब्न सीना का दिमाग इतना तेज था कि वो एक ही बार सुनकर मजमून को याद कर लेते। उनकी उम्र अभी 16 साल ही थी कि उन्होंने मेडिसिन पढ़नी शुरू कर दी और सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर वो न सिर्फ मेडिसिन के उसूल सीख गए बल्कि अमली तौर पर इलाज करने भी लग गए। उनके मुताबिक मेडिसिन सीखना दूसरे उलूम की निस्बत आसान था। उन्होंने मेडिसिन के साथ साथ लॉजिक, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स में भी महारत हासिल कर ली थी।
इब्न सीना ने मेडिसिन के इल्म को सिर्फ ज़बानी रवायात से नहीं सीखा, तजुर्बे और साइंटिफिक मंतिक के जरिए परखा। बुखारा के हाकिम नौह बिन मंसूर सख्त बीमार हो गए तो इब्न सीना ने उनका कामयाब इलाज किया। इसके इनाम में उन्हें बादशाह की अजीम उशान लाइब्रेरी तक रसाई मिली, जहां उन्होंने यूनानी, फारसी, हिंदी और अरबी जबानों में लिखी हजारों नायाब किताबें पढ़ी। यही वो खास लम्हा था जिसने इब्न सीना की जिंदगी को तब्दील कर दिया। वो दिन में दरबारी उमूर और इलाज करते और रात को कुतुब का मुतायला करते, लेकिन यहाँ पे उनकी जिंदगी में एक और मोड़ आया। हुआ कुछ यूं कि सासानी सल्तनत 999 ईस्वी में गजनवियों के हाथों खत्म हो गई। इसके बाद इब्न सीना ने बुखारा छोड़ दिया और नीशापुर, गरगान, तूस, जुर्जान, रे, कज़वीन और मुख्तलिफ शहरों में सफ़र करते रहे। आखिरकार वो हमदान, जो ईरान के मगरिबी हिस्से में वाक़े था, पहुँचे, जो उस वक्त देलमी हाकिम शम्सुद्दौला के ज़ेरे हुकूमत था। इब्न सीना ने जब शम्सुद्दौला के दरबारियों से मुलाकात की तो वहाँ के मेडिकल एक्सपर्ट्स उनकी अक्ल व हिकमत से बहुत मुतासिर हुए। इस दौरान शम्सुद्दौला शदीद बीमार हो गया और दरबारी फिजिशियंस उसका इलाज न कर सके। एक दरबारी ने शम्सुद्दौला को इब्न सीना के बारे में बताया कि इससे ज़्यादा अक्लमंद, ज़हीन और तजुर्बाकार इंसान मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं देखा। जिस पे शम्सुद्दौला ने हुक्म भेजा और इब्न सीना को दरबार में बुला लिया गया। इब्न सीना जब बादशाह का इलाज करने दरबार पहुंचे तो उन्होंने पहली नज़र में ही बादशाह का मर्ज जान लिया और फौरी तौर पर उनकी अद्वियात शाही दवाखाना में तैयार करनी शुरू कर दी और सिर्फ 3 दिनों में बादशाह को वापस अपने पांव पे खड़ा कर दिया। बादशाह शम्सुद्दौला उनके इल्म से इतना मुतासिर हुआ कि उन्हें अपना खास मुशीर बना लिया और उनके लिए महल में लेबोरेटरी बनवाई, दौलत से नवाजा और जागीर उनके नाम की। इब्न सीना की इतनी तेज तरक्की की वजह से जहाँ पे कई लोग उनसे मुतासिर हुए तो कुछ दरबारी उनसे हसद करना और अपने लिए खतरा समझना शुरू हो गए। यही लोग इब्न सीना के खिलाफ साजिशों में लग गए और बादशाह को ये बावर कराया कि इब्न सीना दरबार के खिलाफ बगावत का इरादा रखते हैं। नतीजतन शम्सुद्दौला ने अपने एतमाद को पीछे हटा लिया और इब्न सीना को कैद में डाल दिया। इब्न सीना को किला फरजान के अंदर नज़रबंद कर दिया गया, जो हमदान के करीब वाक़े था। यह कैद चंद महीनों तक जारी रही। इस दौरान उनके साथ कातिब और करीबी शागिर्द अबू उबैद जौजानी भी मौजूद थे, जिन्होंने बाद में इब्न सीना की जिंदगी पर सीरत भी लिखी। कैद के दौरान इब्न सीना ने जिस्मानी तकलीफ तो नहीं उठाई, लेकिन इल्मी दुनिया से कट जाने का कर्ब उनके लिए सबसे बड़ी सजा था। मगर इसके बावजूद उन्होंने अपनी कैद को वक्त जाया करने के बजाय तहकीक और तहरीर का जरिया बनाया। इसी कैद के दौरान उन्होंने कई किताबें और मताले लिखे। जब शम्सुद्दौला की तबीयत फिर से बिगड़ गई और दूसरे फिजिशियंस इलाज करने में नाकाम रहे तो बादशाह ने इब्न सीना की रिहाई का हुक्म दिया। इब्न सीना ने दोबारा शम्सुद्दौला का इलाज किया और उसकी हालत बेहतर हो गई। इसके बाद उन्हें दरबार में बहाल कर दिया गया, मगर वो जान चुके थे कि दरबारी साजिशें उनके लिए मुस्तकिल खतरा हैं। लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि हमदान को हमेशा के लिए छोड़ देना बेहतर है। उन्होंने जब हमदान छोड़ने और इस्फहान जाने की मंसूबा बंदी खुफिया तौर पर की तो खबर दरबारियों को हो गई। इस बार उन्हें और उनके शागिर्द जौजानी को खुफिया तौर पर गिरफ्तार किया गया। इन दोनों को एक किले में बंद कर दिया गया ताकि वो कहीं फरार न हो सकें। इस कैद के दौरान इब्न सीना ने कुछ वक्त सख्त निगरानी में गुजारा, लेकिन वो सिर्फ एक ज़हीन नहीं बल्कि एक चालाक इंसान भी थे। उन्होंने किले के मुहाफिजों को कायल किया कि वो कोई खतरा नहीं है। फिर उन्होंने एक वफादार शागिर्द के जरिए तेले के बाहर मौजूद अपने हिमायतियों से राब्ता किया। इन हिमायतियों ने तेले के एक दरवाजे पर मुहाफिजों को रिश्वत दी ताकि वो रात के वक्त
कुछ सौदा सलफ अंदर भेजने की इजाजत दें। रात के वक्त इब्न सीना ने सादा दरवेशों का लिबास पहना, चेहरे पर नकाब डाला और काफिले के सामान बरदार खच्चरों के साथ बाहर निकले। जौजानी भी उनके साथ दरवेश के भेस में थे। तेले के मुहाफिज उन्हें पहचान न सके क्योंकि इब्न सीना का हुलिया मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। पहाड़ी रास्तों से इस्फहान की तरफ रवाना हो गए और चंद दिनों के सफर के बाद वो इस्फहान पहुंचे, जहां अलाउद्दौला ने न सिर्फ उनका वालेहाना इस्तकबाल किया बल्कि उनके लिए मुस्तकिल रिहाइश और तहकीकी सहूलतें भी फराहम की। इब्न सीना ने कैद के दौरान कई किताबें लिखी, जिनमें से सबसे मशहूर कैनन ऑफ मेडिसिन, The Canon of Medicine, जो 5 जिल्दों पर मुश्तमिल थी, जिसका तर्जुमा लैटिन जबान में किया गया। इटली, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी के मेडिकल स्टूडेंट्स उसे पढ़ते और उस पर तहकीक करते हैं। हिस्ट्री में कोई ऐसा वाक़या सामने नहीं आया जिसमें इब्न सीना के इलाज से किसी की जान गई हो। आज जदीद दौर में उनके बताए हुए उसूल मुख्तलिफ अंदाज में जिंदा हैं। नब्ज की जांच आज भी मेडिसिन का बुनियादी हिस्सा है। उनके क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन के उसूल आज की एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का हिस्सा हैं। उनकी किताबों में जो जड़ी बूटियों का जिक्र है, उनमें से कई आज भी हर्बल दवाओं में इस्तेमाल होती हैं। इब्न सीना ने मुतवाज़ीन खुराक, नींद और ज़हनी सुकून को सेहत की बुनियाद करार दिया और यही 3 सुतून आज की प्रिवेंटिव मेडिसिन का बुनियादी नज़रिया हैं। उन्होंने दिमाग की साख्त, याददाश्त, सोचने की सलाहियत और दिमागी अमराज पर जो कुछ लिखा वो हैरान कुन हद तक आज के न्यूरोसाइंस के करीब है। आज स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटियों में उनके नाम पर लेक्चर्स, रिसर्च पेपर्स और ख़ास प्रोग्राम्स मुनक्किद होते हैं। इब्न सीना हाफिज़ कुरान, 5 वक्त के नमाजी और बेहतरीन मुसलमान थे। अबू सीना ने शादी नहीं की और उनका कहना था कि उनकी औलाद ये इल्म है जो बांटने से उनका नाम ता क़यामत याद रखा जाएगा। अगर आपको हमारी ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो हमें सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।